स्टोरीज फ्लिक्स प्रस्तुत करता है आपके लिए एक नई मूवी सनशाइन। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और साल 2057 दिखाया जाता है, जब सूर्य की रोशनी जा रही होती है और धीरे धीरे सूर्य मर रहा होता है। सूर्य की रोशनी जाने के कारण पृथ्वी धीरे धीरे जमना शुरू हो जाती है, या फिर कह लें पृथ्वी पे आइस एज आना शुरू हुआ होता है। सूर्य को फिर से दोबारा जिंदा करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक प्लान किया रहता है, जहां पर आइस्करस 2 नाम का एक स्पेसशिप होता है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब रखा होता है। यहाँ पर साइंटिस्ट का प्लान ये रहता है कि हम आइस्करस 2 के ज़रिए जाकर सन के पास इसको अगर हम विस्फोट कर देंगे तो एक बार सन फिर से स्टार्ट हो सकता है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने इसके पहले आइस्करस 1 को भी भेजा होता है 7 साल पहले, लेकिन वो पूरी तरीके से फेल शिप रहता है और वो क्रैश हो जाता है। आज तक मालूम चलती वो कहाँ गया। आइस्करस 2 में दोस्तों 8 मेंबर्स होते हैं। तो आइए इस कहानी के मुख्य किरदार के बारे में जान लेते हैं। पहला, कैपा। दोस्तों, ये एक साइंटिस्ट रहता है जो कि इस बॉम्ब को विस्फोट करने वाला होता है। दूसरा, जेम्स मेस, एक इंजीनियर जो कि शिप के टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। तीसरा कैरेक्टर कैसी, ये एक पायलट होती है जो कि एयर वेसल्स को कंट्रोल करती है। नंबर 4 दोस्तों, ये क्रोजॉन एक लड़की रहती है जो कि गार्डन वगैरह को मैनेज करती है और एक बायोलॉजिस्ट होती है। स्पेस में खाना खाना बहुत मुश्किल होता है, तो इन्होंने अपना खुद का एक गार्डन बनाया होता है। नंबर 4 सियरली। दोस्तों, ये एक डॉक्टर होता है जो कि इन एस्ट्रोनॉट की देखभाल कर रहा होता है। नंबर 5 ये है हार्वे एक कम्युनिकेशन ऑफिसर रहता है और सेकंड इन कमांड होता है। कनाडा, ये दोस्तों मेन शिप का कैप्टन रहता है और इसी के कंट्रोल में सारी चीज़ें आती हैं। और ट्रे दोस्तों एक नेविगेटर होता है जो कि शिप को मेन चलाने का काम करता है। कुल मिला के ये 8 लोग इस शिप में रहते हैं और ये लोग अपने सफ़र पे जा रहे होते हैं। सूर्य तक पहुंच पाना काफ़ी मुश्किल टास्क था। इनका शिप मरकरी के पास होता है कि तभी इन्हें एक अनजान सिग्नल आना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे जब लोग इस सिग्नल को रिसर्च करते हैं तो इन्हें मालूम चलता है ये सिग्नल आइस्करस 1 से आ रही है, जो कि 7 साल पहले गई थी यही काम करने, लेकिन वो असफल हो गई। इसके बाद ये लोग एक मीटिंग करते हैं और ये लोग ये सोचने लगते हैं क्या आइस्करस 1 में कोई मेंबर बचा होगा, और अगर बचा भी होगा तो 7 साल तक कैसे जिंदा होगा। इसके बाद इन लोगों में बहस हो जाती है कि हमें वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इस पे जो मेस रहता है, ये कह लें शिप की इंजीनियर, वो कहता है कि हम जिस मिशन पे आए हमें उस पर फोकस करना चाहिए। अगर वो जिंदा भी हुए तो हमें क्या, हमें तो इंसानियत को बचाना होगा पहले। इस पर कैप्टन कहते हैं कि हमें ये बात शायद केपा से पूछना चाहिए, जो कि मेन बॉम्ब एक्सपर्ट है, वो हमें सही राय दे सकता है। केपा के पास जब वो लोग जाते हैं तो केपा उन्हें सजेस्ट करता है अगर हम आइस्करस 1 पर जा सकें और वहाँ का परमाणु हम अगर अपने साथ ले सकें तो हमारे पास डबल यहाँ पे प्रोटेक्शन हो जाएगा, या फिर कह लें 1 से भले 2 वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा, जिसपे यहाँ पे कुछ क्रू मेंबर्स इस पे हामी भर देते हैं, कुछ लोग ना करते हैं। हालांकि वोटिंग होती है इस पे और यहाँ पे ये फैसला होता है कि हम आइस्कर 1 पे जा रहे हैं, क्योंकि इनको अभी कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है कि इनका बॉम्ब काम करेगा या नहीं, इसलिए 2 बॉम्ब के लिए जाते हैं। अब यहाँ पे बहुत सक्सेसफुली जो इनका नेविगेटर ट्रे होता है ये पूरी शिप को मोड़ देता है आइस्करस 1 की तरफ, लेकिन मोड़ते वक्त एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। इनका जो प्रोटेक्टर शील्ड होता है इसे ये रोटेट करना भूल जाते हैं, जिनके कारण जब ये शील्ड रोटेट नहीं होता तो सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं वो डायरेक्ट इनके शिप पे हिट करती हैं और इनकी 4 शील्ड लेयर को ख़राब कर देती हैं। अब ये शिप धीरे धीरे जलना शुरू हो जाती है और यहाँ पे एक बार फिर से क्रू का मीटिंग बैठता है और यहाँ पे फैसला होता है कि अगर हमने इसे मैनुअली बाहर जाके नहीं बनाया तो ये शिप हम सब मारे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे 2 लोग, कनाडा कैप्टन जो रहता है और केपा जो कि बॉम्ब एक्सपर्ट रहता है, ये लोग फैसला करते हैं कि हम दोनों स्पेस सूट पहन के बाहर जाएंगे और उन शिप्स को बना देंगे जो कि डैमेज पोर्शन होगा। इसके बाद केपा और कनाडा उसे बनाने चल देते हैं। अब यहाँ पे जब कनाडा उसे बना रहा होता है तो बहुत सक्सेसफुली ये लोग काम कर रहे होते हैं, बहुत अच्छे से काम चल रहा होता है कि तभी यहाँ पे इनका एक टूटे हुए पार्ट से रिफ्लेक्शन आता है जो कि सूर्य की किरण से लड़ता है और ये सीधे जहाज पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इनके ऑक्सीजन रिजर्व और जितने भी गार्डन रहते हैं सभी जगह आग लग जाते हैं और धीरे धीरे अब इस शिप की और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन कनाडा जानता है कि अगर हम इसे बना देंगे तो हम अंदर जाके
के आगे बढ़ सकते हैं, भले ही हम बचे या नहीं। इसलिए वो कापा से कहता है मैं इसे बना के अंदर आता हूँ, तुम जाओ। कैपा कहता है मैं आपके साथ रहूँगा, लेकिन कनाडा कहता है मैं तुम्हारा कैप्टन हूँ, जो कहता हूँ वो करो। इसलिए कैपा अंदर चल जाता है और वहीं दिखाया जाता है सक्सेसफुली कनाडा शिप के पार्ट को बना देता है। लेकिन बनाते बनाते इसके ओर एक सूर्य की लहर आती है और यहीं वो जलकर मर जाता है। अब वहीं बात करते हैं अब शिप के अंदर जो ट्रे था जिसकी गलती से ये पूरा हादसा हुआ, वो पूरी तरीके से सदमे में जा चुका है। और इससे मिलने सियरले जो डॉक्टर रहती वो आई होती है और उसे कहती है ऐसा होता रहता है, तुम पहले अपने आप को सही करो, हमें तुम्हारी ज़रूरत है। इसके बाद एक बार फिर से सारे क्रू मेंबर मिलते हैं और पूरे शिप का रिसर्च करते हैं, तो उन्हें मालूम चलता है कि इनके पास अब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है। ये सब जिंदा तो रह सकते हैं, लेकिन अगर ये लोग सन के पास जाकर उस मिसाइल को लॉन्च करना चाहें तो वो नामुमकिन है, क्योंकि इनके जो शिप में है वो ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो चुका है। और इसको लेकर ये काफ़ी चिंतित हो जाते हैं और आखिरकार ये फैसला अब इन्हें मजबूरी में करना होता है कि इन्हें आइसक्रिस वन के पर जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक ये लोग फैसला करते हैं, कैपा, सियरली, मेस और कम्युनिकेशन ऑफिसर हार्वे, यह चारों जाते हैं आइसक्रिस वन के अंदर। और आइसक्रिस वन एक स्पेस में उड़ता हुआ कह लो मलबा था जिसको ये लोग अपने शिप के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। वहीं कैसियन क्रोजॉन आइसक्रिस 2 में रहते हैं ट्रे के साथ। अब ये लोग जब आइसक्रिस 1 में जाते हैं तो देखते हैं कि पूरा शिप पूरी तरीके से जल चुका है और यहाँ लोग देखते हैं कि पूरे शिप में इंसान की राख होती है और एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे इंस्ट्रूमेंट जले हुए पाए जाते हैं। अब यहाँ पे ये लोग अपने काम में आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी इन्हें मालूम चलता है इस शिप का जो मेन इंजन है वो हमेशा से ऑन था, जिसकी वजह से इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन और गार्डेंस इसकी बिल्कुल सही होते हैं और लगभग ये 70% शिप सही होता है। 30% कूलेंट की कमी होने के कारण इस शिप का ये हाल हुआ है, जिसकी वजह से ये लोग सबसे पहले उस शिप के अंदर ऑक्सीजन को अपने शिप में ले लेते हैं और फिर उसके बाद ये क्रू मेंबर ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आइसकर वन में हुआ क्या। अब ये लोग जाते हैं एक वीडियो मैसेज को ऑन करते हैं जहाँ पर जो इस शिप का मेन कैप्टन पिनबैकर था वो अपने वीडियो मैसेज में बताता है कि आइसक्रिस वन इस मिशन को पूरा नहीं कर पा रही है क्योंकि हमने जितना सोचा था उससे भी खतरनाक ये पूरा मिशन है। दरअसल आइसक्रिस वन के अंदर जो परमाणु है उसके अंदर इतनी ताकत थी ही नहीं कि वो सन को दोबारा से स्टार्ट कर सके। और यहाँ पे पिनबैकर उन्हें ये भी बताता है कि हमने मिसाइल लॉन्च कर दिया था लेकिन हमारा मिसाइल फेल हो गया और फिर उसके बाद हमने इस गम में खुदकुशी सारे एस्ट्रोनॉट ने कर ली क्योंकि हमें मालूम था कि अब हम वापस नहीं जा सकते हैं। और इसके बीच इनकी सारी एनर्जी भी ख़त्म हो जाती है इनकी शिप की। और यहाँ पे आइसक्रिस वन के एस्ट्रोनॉट ये भी पता करते हैं कि ये जो मैसेज था वो आज से 6.5 साल पहले रिकॉर्ड किया गया था लेकिन ये धरती तक पहुँच ही नहीं पाया। लेकिन अगर इनका जो शिप था वो बीच में जा रहा था जिसके कारण ये सिग्नल इनको मिला और ये यहाँ पे आ गए। इसके बाद ये पूरे शिप का जायज़ा करने के बाद उस परमाणु को अपने शिप में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ऑक्सीजन को भी अपने शिप में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है दोनों शिप के बीच जो एयर लॉक होता है वो टूट जाता है और दोनों शिप हवा में होती है। अब यहाँ पे जो आइसक्रिस 2 के जो कुछ मेंबर्स थे वो आइसक्रिस 1 में फंस जाते हैं और वहीं आइसक्रिस जो 2 रहता है वो अब स्पेस की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। इस पूरे हादसे को देख के ये सारे घबरा जाते हैं और यहाँ पे आइसक्रिस 2 के एस्ट्रोनॉट्स इन्हें बताते हैं कि तुम लोगों को अब एयर लॉक्स के ज़रिए ही आना जाना होगा। मतलब कि पहले तुम लोग अपना दरवाज़ा खोलना, फिर स्पेस वैक्यूम के ज़रिए हम तुम्हें इधर की तरफ खींच लेंगे। इसके बाद ये चारों ही मेंबर्स आइसक्रिस 2 में एक कह लें स्लिंग शॉट या फिर जंप करने के लिए तैयार थे। लेकिन ये इतना आसान नहीं था क्योंकि जब ये लोग कूदने जाते हैं तो वहाँ पाते हैं कि उस आइसक्रिस 1 में सिर्फ एक ही स्पेस सूट बचा हुआ था और ये स्पेस सूट ये लोग कापा को पहना देते हैं। अब काका को क्यों पहनाते हैं? कापा एक लौता ऐसा व्यक्ति था जो कि मिसाइल्स को ऑपरेट करना जानता था और इसका जाना बहुत ज़रूरी था। और बाकी के जो मेंबर्स होते हैं वो शिप में लगे प्रोटेक्टिव लेयर से अपने आप को पूरी तरीके से टेम्परेरी बांध लेते हैं। इसके बाद दोस्तों दोनों शिप का यहाँ पे दरवाज़ा खुलता है और तेज़ी से ये सारे एस्ट्रोनॉट खींचे चले जाते हैं। अब इस पूरे सिचुएशन में कोई एक ऐसा भी चाहिए होता है जो कि आइसक्रिस 1 में रह के मैनुअली उस दरवाजे को खोल सके। तो इसके लिए सैरली अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है क्योंकि वो डॉक्टर रहता है। और इसके बाद ये जो 3 लोग रहते हैं वहाँ जा रहे होते हैं। लेकिन इस पूरे हादसे में जो हार्वे
हार्वे रहता है, जो इनका कम्युनिकेशन ऑफिसर रहता है, वो स्पेस में जाके खो जाता है। वहीं जो कापा और मेस रहते हैं, ये लोग किसी प्रकार से अंदर आ जाते हैं आइसक्रिस 2 में और ये पूरा यहाँ पे पैनल बंद कर देते हैं और ये लोग अपने सफ़र में आगे चलते हैं। वहीं सेरलेस को दिखाया जाता है जो कि अब एक्स+1 में अकेले फंस चुका है और वो अपनी पूरी चश्मा को उतार के सीधे सूर्य को देख लेता है, जिसके कारण वो वहीं मारा जाता है। इसके बाद एक बार फिर से क्रू आपस में बैठ के मीटिंग करते हैं और यहाँ पर जो क्रॉसन रहती है, जो कि बायोलॉजिस्ट रहती है, वो बताती है कि दरअसल अगर हमें सूर्य तक जाना है तो हमारे पास इतनी ऑक्सीजन नहीं है कि हम 5 लोग को एक साथ ले जा सकें। अगर इस शिप पे 4 लोग होंगे तो हम सभी वहाँ पे सुरक्षित जाके काम कर सकते हैं, जिस पे ये 5 में से अब किसी एक को सेक्रीफाइस देना है अगर धरती बचाना है तो यहाँ पे ये सभी यहाँ पे फैसला लेते हैं कि जो ट्रे है, जो कि इस समय पूरी तरीके से गम में जा चुका है, उसे हम मार देते हैं ताकि हम सब बच सकें और हम धरती को बचा सकें। अब यहाँ पे जो मेस रहता है उसे ट्रे को मारने जाता है, लेकिन जब वो ट्रे के कैबिन में पहुँचता है तो देखता है ट्रे पहले से ही सुसाइड कर चुका है। अब यहाँ पर ये जो रिमेनिंग क्रू रहता है, इन्हें बहुत दुख होता है, लेकिन ये सब कहते हैं एटलीस्ट चलो हमें कुछ करना नहीं पड़ा और हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो कैपा रहता है सिस्टम के एआई से पूछता है कि आप हमारे पास इनफ ऑक्सीजन है। सिस्टम का एआई बताता है कि आपके पास अभी ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि 4 लोग चाहिए, लेकिन अभी भी इस शिप पर 5 लोग मौजूद हैं। अब यहाँ पे ये अननोन 5वां पर्सन कौन आ गया इस शिप में, इस बात को लेके काफा बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। फिर उसके बाद वो सिस्टम के एआई से कहता है कि तुम मुझे उस 5वें पर्सन की लोकेशन बताओ, वो है कहाँ पर। जहाँ पर एस्क्रस का जो एआई सिस्टम होता है वो उसे बताता है कि वो वहाँ पर है। कैपा वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने जाता है और पाता है एक बहुत ही अजीब सा जला हुआ आदमी, जो कि पूरी तरीके से मानो म्यूटेट हो चुका है या फिर कहें एवोल्यूशन उसका हुआ है और पूरी तरीके से जल चुका है, उसका पूरा शरीर जल चुका है। और यहाँ पे रिवील होता है ये जो बंदा रहता है वो पिन बैकर रहता है। पिन बैकर, जी हाँ दोस्तों, एस्क्रस 1 का कैप्टन। ये कापा को देखते ही सबसे पहले कापा पे वार कर देता है और इससे बचने के लिए कापा भागता है तो वो एक अपने आप को एयरलॉक में बंद कर लेता है, लेकिन ये एयरलॉक बाहर की तरफ रहता है तो पिन बैकर ही मौका देके इसको बाहर से कुंडी मार देता है और फिर उसके बाद यहाँ कापा फंस जाता है और पिन बैकर आगे बढ़ चलता है। अब जब पिन बैकर आगे जाता है तो वो क्राउज़ॉन को पाता है, जो कि बायोलॉजिस्ट होती है, और उसे भी वहीं मार डालता है। फिर उसके बाद जो पिन बैकर रहता है वो आगे बढ़ता है और शिप की 4 मेन फ्रेम, जो कि कूलिंग बाथ पाइपलाइन होती है, उनको काट देता है, जिसकी वजह से अब पूरा शिप गर्म पड़ने लगता है और शिप पूरी तरीके से अब बंद होने लगता है। अब जब वो बचे हुए क्रू मेंबर होते हैं, इसको जब यहाँ पे असेस करते हैं तो उन्हें मालूम चलता है किसी ने इस शिप की कूलेंट पाइप को बंद कर दिया है और अब इसे मैनुअली चालू करना होगा, जिसपे जो मेश रहता है शिप का इंजीनियर, इसे तो सब कुछ मालूम है, तो ये जाता है किसी प्रकार से अपनी जान पे खेल कर वो मैनुअली शिप के 2 यहाँ पर कूलेंट मेन फ्रेम्स को ऑन कर देता है और यहाँ पे धीरे धीरे शिप अपने स्टार्ट हो रही होती है, लेकिन अभी भी 2 यहाँ पे इसको और स्टार्ट करना होता है। लेकिन जब यहाँ पे मेस तीसरा वाला स्टार्ट करके बाहर आ रहा होता है तो वो क्या देखता है कि उसका जो पैर रहता है वो उस मशीन में फंस चुका है और वो मरने से पहले कापा को मैसेज करता है और कहता है अब सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर, अब जो करना है तुम्हें करना है, और ठंड के कारण जम के वहीं मर जाता है और उस मशीन से उसका पैर भी कट जाता है। अब यहाँ पे कापा को दिखाया जाता है जिसके पास अब बाहर निकलने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसके बाद कापा बाहर आता है और सबसे पहले वो पूरे शिप को बॉम्ब से अलग कर देता है और खुद वो बॉम्ब वाले हिस्से में चला जाता है और पूरा शिप दिखाया जाता है सूर्य की तरफ गिरकर जल के खाक हो जाता है। अब यहाँ पे जब कापा बॉम्ब के अंदर जाता है तो अब इस बॉम्ब को कापा को मैनुअली ही चालू करके ब्लास्ट करना होगा, वरना ये शिप में जाकर ब्लास्ट होगा ही नहीं। इसके बाद वो जब आगे बढ़ता है तो रास्ते में कैसी भी मिलती है और कैसी से वो पूछता है कि तुमने क्या देखा, ये बताओ हुआ क्या यहाँ पर। यहाँ पे कैसी कुछ बता पाती कि तभी वहाँ पे पिन बैकर आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे वहीं मारना लगता है। इस पे कैपा पूछता है पिन बैकर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। यहाँ पे पिन बैकर कहता है कि मैंने भगवान के साथ पिछले 7 साल बिताए हैं और मुझे ये समझ आया है कि भगवान नहीं चाहता कि इंसान अब बचे, इसलिए शायद हमें सूर्य को नहीं बचाना चाहिए और इंसान को मरने देना चाहिए ताकि हम सब जन्नत में जा सकें। और ये सारी बात सुन के हमें समझ आ जाता है जो पिन बैकर रहता है पूरी तरीके से मेंटली अनस्टेबल है। लेकिन तभी पीछे से यहाँ पे कैसी आती है और उसके हाथ के पूरी तरीके से काट डालती है।
लेकिन इस पूरे इंसिडेंट के बीच जो कैसी और पिनबेकर रहते हैं, ये दोनों ही खाई में गिर के मारे जाते हैं। अब हम इस बॉम्ब के साइज का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इस बॉम्ब के अंदर एक खाई भी था। इसके बाद यहाँ पर कापा का रास्ता साफ हो जाता है। वो सीधे जाता है बॉम्ब के मेन चैम्बर में और सारे मिसाइल्स को एक्टिवेट कर देता है। फिर इसके बाद दिखाया जाता है ये जो मिसाइल रहता है वो तेज़ी से सूर्य की कक्षा में प्रवेश करता है और यहाँ पे कापा शांति से सब कुछ देख रहा होता है और देखते ही देखते ये बॉम्ब सूर्य से टकरा जाती है और पूरा बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके कारण सब कुछ डिस्प्ले पे वाइट हो जाता है। अब हमें दोस्तों धरती दिखाई जाती है जो कि लगभग पूरी तरीके से जम चुकी है, लेकिन अब यहाँ पर सूर्य की किरणें आती हैं और मरने से पहले कापा ने एक मैसेज रिकॉर्ड किया था जो कि इसकी बहन और इसकी माँ देख रही होती हैं और मतलब ये है कि ये मिशन सफल हो चुका है और पूरी दुनिया में फिर से सूर्य की रोशनी आ चुकी है। यह था दोस्तों द मूवी द सनशाइन। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको दोस्तों हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो यार एक लाइक ज़रूर किया कीजिए और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। हम ऐसी मूवीज़ आपको हर 2 दिन पे लाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।